सोचो जब रात अपनी सारी आवाजें समेट लेती है और शहर की रोशनी थककर चुप हो जाती है, तब आसमान अपना असली चेहरा दिखाता है। एक अंधेरा जो खाली नहीं होता, हजारों चमकती हुई रोशनियां जैसे किसी पुरानी कहानी के लफ्ज जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। कभी ऐसा लगा है कि ये सिर्फ सितारे नहीं बल्कि एक पूरी भाषा है जिसमें कुछ रोशनियां रास्ता बताती हैं, कुछ अपनी जगह पर ठहरी रहती हैं और कुछ पूरे आसमान में घूमकर एक पूरा नक्शा बना देती है। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे आसमान को पहचाना जाता है, कैसे रोशनी के इन टुकड़ों से पूरी तस्वीर बन जाती है। यहीं से समझ आता है कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसका रिश्ता ऊपर के इस विशाल संसार से कितना गहरा है। और जब सफर आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ सितारों तक नहीं रुकता, ये सूरज की ताकत, ग्रहों की गति, चांद के खामोश निशान और उस पर पूरे परिवार तक ले जाता है जिसे हम अपना घर कहते हैं। आखिरी में जब नजर और दूर तक जाती है तो पता चलता है कि जो हम रोज ऊपर देखते हैं वो सिर्फ आसमान नहीं, ये है एक अनंत दुनिया जहाँ हर रोशनी एक नया राज छुपा कर बैठी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड अर्थ को पढ़ेंगे। सोचो लद्दाख के नुब्रा वैली का एक शांत सा गाँव जहाँ पहाड़ों की बुलंद चोटियाँ, बर्फ के ग्लेशियर्स और बिल्कुल साफ हवा। यही रहते हैं 11 साल के यंगदोल और उसका ट्विन भाई दुर्जय। उन्हें अपने आसपास बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारा लगता है रात का आसमान। जैसे ही रात होती है पूरा स्काई हजारों सितारों से चमक उठता है, क्योंकि यहाँ न ज्यादा पोल्यूशन है और न ही ज्यादा क्लाउड्स। हर रात दोनों बच्चे अपना आसमान देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। बड़े बुजुर्गों से उन्होंने सितारों की कहानियाँ सुनी है कि कैसे पुराने जमाने में ये सितारे कारवान्स को रास्ता दिखाते थे। कभी वो सोचते हैं कि ये सितारे कितने दूर होंगे, कितने बड़े होंगे, और कभी उनमें पैटर्न ढूंढने लगते हैं, बिल्कुल जैसे डॉट्स को लाइन से जोड़कर ड्राइंग बनाते हैं। और शायद तुमने भी कभी रात के आसमान को देखकर ये करा होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है हमारी स्पेस की ये अमेजिंग जर्नी। एक्टिविटी 12.1। अब जरा इस एक्टिविटी को इमेजिन करो। रात के आसमान का एक हिस्सा देखो जहाँ कुछ ब्राइट स्टार्स चमक रहे हैं। पहले उन सितारों को ध्यान से ऑब्जर्व करो और सोचो कि ये किससे मिलकर या किस शेप से बन रहे हैं। अब अपनी इमेजिनेशन यूज करो। जैसे ड्राइंग में डॉट्स को लाइन से जोड़ते हैं, वैसे ही इन सितारों को इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करो और एक पैटर्न बनाओ। पैटर्न बन जाए तो सोचो कि ये किसी एनिमल या किसी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स जैसा लग रहा है क्या, और उसका नाम अपने पैटर्न्स के पास लिख दो। तुम ये स्टेप्स रिपीट करके और भी पैटर्न्स बना सकते हो। फिर अपने पैटर्न्स पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सोचो। जब हम अपने फ्रेंड्स के पैटर्न्स से कंपेयर करोगे तो देखोगे कि इन सब के पैटर्न्स, उनके नेम्स और उनकी स्टोरीज अलग अलग हैं। यही तो फन है, एक ही आसमान लेकिन हर किसी की इमेजिनेशन बिल्कुल यूनिक। स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं, कुछ बहुत ज्यादा चमकते हुए और कुछ थोड़े डिम। ये स्टार्स अपनी खुद की लाइट से शाइन करते हैं। कभी कभी कुछ स्टार्स मिलकर ऐसे पैटर्न्स बना देते हैं जो हमें किसी जानवर, चीज या कहानी के कैरेक्टर्स जैसे लगते हैं। पुराने जमाने में जब लोग रात के आसमान को शौक से देखा करते थे तो उन्होंने इन स्टार्स के पैटर्न को अपनी स्टोरी से जोड़ दिया और अलग अलग कल्चर्स ने इन्हें अलग अलग नाम दिए। ये इमेजिनरी शेप्स सिर्फ फन के लिए ही नहीं बल्कि स्टार्स को पहचानने के लिए भी मदद करते हैं। पहले के टाइम में जब कंपास या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सेलर्स और ट्रैवलर्स इन स्टार्स के पैटर्न की हेल्प से लैंड और सी पर डायरेक्शन ढूंढते थे। आज भी इमरजेंसी में ये एक बैकअप मेथड के रूप में यूज होते हैं। ऐसे स्टार्स को पहले कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता था। आज पूरे स्काई को 88 फिक्स्ड रीजन्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें ऑफिशियली कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से जोड़कर इन कॉन्स्टेलेशंस को इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन जिसे एक हंटर के रूप में इमेजिन किया जाता है। इस तरह से स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस हमें आसमान को समझने का एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग तरीका सिखाते हैं। इस पिक्चर में हम कुछ फेमस कॉन्स्टेलेशंस और स्टार को देख सकते हैं। स्टार्स को इमेजिनरी रेड लाइन से जोड़ा गया है ताकि पैटर्न्स इजीली समझ आ जाएं, जबकि ग्रीन लाइन से स्काई के रीजन्स दिखाती है। यहाँ ओरियन कॉन्स्टेलेशंस दिखाया गया है जिसे एक हंटर के रूप में इमेजिन किया जाता है। ओरियन के पास कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन होता है जिसमें सिरियस स्टार होता है और सिरियस नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ओरियन के एक साइड पर टॉरस कॉन्स्टेलेशन है जिसमें एल्डेब्रन स्टार होता है। टॉरस के पास प्लाइडीज स्टार्स का ग्रुप होता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इन स्टार्स और स्टार ग्रुप्स को नक्षत्र कहा जाता है। जैसे ओरियन का बीटलगीज स्टार एड्रा के नाम से जाना जाता है, एल्डेब्रन को रोहिणी और प्लाइडीज को कृतिका कहा जाता है। इस तरह अलग अलग कल्चर्स और साइंस मिलाकर हमें आसमान और समझने का एक इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल तरीका समझ आता है। इस इमेज में दो इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट स्टार्स पैटर्न्स दिखते हैं, बिग डिपर और लिटिल डिपर। लिटिल डिपर का एक स्पेशल स्टार होता है जिसे पोल स्टार या पोलारिस कहते हैं। ये पोल स्टार हमेशा से नॉर्थ डायरेक्शन में ऑलमोस्ट स्टेशनरी दिखता है, इसीलिए पुराने टाइम से लोग नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढने के लिए उसका यूज करते हैं। बिग डिपर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है और लिटिल डिपर उर्सा माइनर का। इंडिया में बिग डिपर को सप्तर्षि और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है। अलग अलग रीजन्स और ट्राइब्स के लोग इन स्टार्स को अपनी कहानियों से जोड़कर देखते हैं। सेंट्रल इंडिया के कुछ ट्राइब्स बिग डिपर को दादी की खत और 3 सितारों को चोर मानते हैं, जबकि कोंकण कोस्ट के फिशरमैन इन्हें एक बोट की तरह इमेजिन करते हैं। इस तरह से स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि हमारी कल्चर और इमेजिनेशन से भी जुड़े हुए हैं। नाइट स्काई वॉचिंग। अगर रात बिल्कुल क्लियर और क्लाउडलेस हो तो आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो ज्यादा लाइट्स, धुआं और डस्ट की वजह से सिर्फ कुछ ही स्टार्स नजर आते हैं। इसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं। जहाँ लाइट पोल्यूशन कम होता है जैसे विलेजेस या ओपन डार्क एरियाज, वहाँ नाइट स्काई ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। आजकल लाइट पोल्यूशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इसीलिए कुछ जगहों पर डार्क स्काई पार्क्स और रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि रात में आसमान को सही से स्टडी किया जा सके। ये भी जरूरी है कि याद रखना कि हर स्टार और कॉन्स्टेलेशन हर जगह और हर रात दिखाई नहीं देते। जैसे पोल स्टार सदर्न हेमिस्फीयर से नजर नहीं आता, किसी कॉन्स्टेलेशन को पहचानने के लिए उसका पैटर्न और सही टाइम जानना जरूरी है। इसके लिए आज हम स्काई मैप और स्टेलेरियम जैसे मोबाइल एप्स की मदद ले सकते हैं, जो स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी बना देते हैं। प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। अगर तुम नाइट स्काई वॉचिंग करना चाहते हो तो थोड़ी सी प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। हमेशा किसी एडल्ट के साथ एक ऐसी डार्क और ओपन जगह चूज करो जो लाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स और पेड़ पौधों से दूर हो। पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन सा स्टार या कॉन्स्टेलेशन देखना है और उसके हिसाब से डेट और टाइम चूज करो। मूनलेस और क्लाउडलेस रात सबसे बेस्ट होती है, खासकर पोल स्टार जैसे डिम स्टार्स को देखने के लिए तुम अपने साथ स्काई मैप जैसी मोबाइल ऐप या कॉन्स्टेलेशंस की इमेज, एक मैग्नेटिक कंपास और एक नोटबुक भी रख सकते हो ताकि ऑब्जर्वेशंस नोट कर सको। जब सिलेक्टेड जगह पर पहुंच जाओ तो लगभग आधा घंटा वेट करो ताकि आंखें अंधेरे की आदत डाल ले। इससे स्टार ज्यादा क्लियरली दिखेंगे। और हमेशा याद रखो, बिना एडल्ट के साथ रात में किसी डार्क जगह पर कभी मत जाओ। तरह से तुम बिग डिपर और पोल स्टार जैसे कॉन्स्टेलेशंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और नाइट स्काई का मजा भी सेफली ले पाओगे। एक्टिविटी 12.2। अब चलो प्रैक्टिकली नाइट स्काई में स्टार्स को लोकेट करना सीखते हैं। समर के टाइम रात के अर्ली आवर्स लगभग 9 बजे नॉर्थ डायरेक्शन में हॉरिजन के ऊपर आसमान को ध्यान से देखो। यहीं पर तुम्हें बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन दिखाई देगा। जैसे ही बिग डिपर पहचान लो, अब उसकी मदद से पोल स्टार को लोकेट करो। बिग डिपर के कप के एंड पर जो 2 स्टार्स होते हैं उन्हें देखो और उनसे एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन नॉर्थ की तरफ इमेजिन करो। अगर तुम इस लाइन को लगभग 5 गुना आगे बढ़ा दो तो तुम्हें एक थोड़ा सा डिम स्टार दिखेगा। यही पोल स्टार होता है। इसके अलावा रात के आसमान में तुम ब्राइट कॉन्स्टेलेशन ओरियन और सबसे चमकदार स्टार सिरियस को भी देख सकते हो। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी इमेजिनेशन और नाइट स्काई तुम्हें अपनी खुद कहानी दिखाने लगता है। एक्टिविटी 12.3। अब चलो ओरियन कॉन्स्टेलेशन को पहचानना सीखते हैं। इंडिया में ओरियन को दिसंबर से अप्रैल के बीच सनसेट के बाद सबसे अच्छा देखा जा सकता है। ओरियन को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है उसके बीच के 3 ब्राइट स्टार्स। ये 3 स्टार्स एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन में होते हैं जिन्हें हंटर की बेल्ट माना जाता है। पहले ही इन 3 स्टार्स को ढूंढो क्योंकि यहीं से ओरियन इजीली मिल जाता है। जैसे ही ओरियन आइडेंटिफाई हो जाए उसके पास ही एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखाई देता है जिसका नाम सिरियस होता है। ओरियन के बीच वाले 3 स्टार से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ईस्ट की तरफ इमेजिन करो कि लाइन तुम्हें डायरेक्टली सिरियस तक ले जाएगी। इस तरह थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से नाइट स्काई के ब्राइटेस्ट स्टार को पहचानना बहुत सिंपल और फन हो जाता है। आवर सोलर सिस्टम। अब चलो अपने सोलर सिस्टम के सेंटर से मिलते हैं यानी सूरज से। सूरज एक स्टार है और यही सबसे पास का स्टार है जो हमारे लिए हीट और लाइट का मेन सोर्स है। ये एक बहुत ही गर्म कोल्ड शेप का गैस का गोला है जो इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि हमें बहुत ब्राइट दिखता है। सूरज लगभग अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसी डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहते हैं। साइज में सूरज अर्थ से लगभग 100 टाइम्स बड़ा है और फिर भी इतना छोटा दिखता है क्योंकि वो बहुत दूर है। सूरज की रोशनी और गर्मी की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, जिससे प्लांट ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। सीजन, क्लाइमेट, वेदर और वाटर साइकिल सब सूरज पर डिपेंड करते हैं। इसलिए पुराने जमाने में लोग सूरज को भगवान के रूप में भी पूजते थे। जैसे इंडिया में सूर्य। सूरज हमें इसलिए भी बड़ा दिखता है क्योंकि बाकी स्टार्स उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ छोटे डॉट जैसे लगते हैं और दिन में दिखाई भी नहीं देते। सूरज के बाद सबसे पास का स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है जो सूरज
से भी लगभग 2,69,000 टाइम्स दूर है। और याद रखो, स्काई में सिर्फ स्टार्स ही नहीं होते बल्कि अर्थ, सूरज और कई ऑब्जेक्ट्स मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट सूरज के अराउंड घूमते हैं और इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं। प्लैनेट्स। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट एक बड़ा लगभग गोल शेप का ऑब्जेक्ट होता है जो सूरज के अराउंड घूमता है और इसी मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं। हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है जो सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 1 साल लेती है। अर्थ जब सूरज के अराउंड घूमती है तब साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है और एक फुल रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं। इसी को हम एक दिन कहते हैं। अर्थ की तरह बाकी प्लैनेट भी रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। सोलर सिस्टम में सूरज से दूरी के ऑर्डर में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से पहले 4 इनर प्लैनेट्स जो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स साइज में छोटे होते हैं और इनकी सरफेस सॉलिड और रॉकी होती है। इस पिक्चर में सोलर सिस्टम का एक आर्टिस्ट व्यू दिखाया गया है जहां सब प्लैनेट सूरज के अराउंड अपनी अपनी पाथ्स में घूमते हुए नजर आते हैं। अब थोड़े और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। पुराने टाइम से इंडिया में प्लैनेट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति या गुरु यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न। वीनस सुबह और शाम के टाइम पर बहुत ब्राइट शाइन करता है, इसलिए उसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हालांकि वो स्टार नहीं है। मार्स को रेड प्लेनेट कहते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है। अर्थ को स्पेस से देखो तो ज्यादा हिस्सा पानी से कवर्ड होने की वजह से नीला दिखता है, इसीलिए उसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम के बाहरी 4 प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून साइज में बहुत बड़े होते हैं और ज्यादातर गैसेस से बने होते हैं। इनके अराउंड रिंग्स भी होती हैं। प्लैनेट्स को सूरज से एनर्जी मिलती है, इसीलिए जो प्लैनेट जितना दूर होता है वो आम तौर पर उतना ठंडा होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को बदल सकता है। इसी वजह से वीनस मरकरी से ज्यादा गर्म होता है। जून से भी दूर एक ऑब्जेक्ट है प्लूटो, जो पहले प्लैनेट माना जाता था, लेकिन 2006 में IAU ने उसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। रात के आसमान में प्लैनेट्स को पहचानना भी पॉसिबल है। वीनस सबसे इजी होता है क्योंकि सन और मून के बाद वही सबसे ज्यादा ब्राइट दिखता है। और एक सिंपल डिफरेंस याद रखो, स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं। एक्टिविटी 12.4। अब चलो प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, स्पेशली वीनस को। साल के ज्यादातर टाइम वीनस या तो सुबह के वक्त डॉन पर या फिर शाम को डस्क के टाइम दिखता है। अगर तुम सुबह देख रहे हो तो सनराइज से पहले ईस्ट डायरेक्शन में देखो और अगर शाम को देख रहे हो तो सनसेट के बाद वेस्ट डायरेक्शन में नजर डालो। बहुत सी चीजें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप यूज करें तो ऑब्जेक्ट्स और ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखाई देते हैं, हत्ता कि वो भी जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। टेलीस्कोप हमें डिम प्लैनेट्स और स्टार्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। कभी कभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स, म्यूजियम्स और प्लैनेटेरियम्स नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां स्टूडेंट्स टेलीस्कोप से स्काई देखने का मौका पाते हैं। इस तरह थोड़ी सी डायरेक्शन, सही टाइम और थोड़े से टूल्स के साथ प्लैनेट्स को पहचानना एक फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। नेचुरल सैटेलाइट्स, द मून। अब बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और खासकर मून की। जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं और मून्स प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 मून्स हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के पास बहुत सारे मून्स हैं। मून अर्थ का सैटेलाइट है और अर्थ के अराउंड लगभग 27 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये स्पेस में हमारा सबसे पास का नेबर है और अर्थ से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। साइज में मून अर्थ का लगभग 1/4 होता है। मून में एटमॉस्फेयर, पानी और लाइफ नहीं है, इसीलिए वहाँ की सरफेस पर बने क्रेटर्स बहुत लंबे टाइम तक वैसे ही रहते हैं। ये क्रेटर्स ज्यादातर स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड्स के इम्पैक्ट से बने होते हैं। इंसान मून को समझने के लिए स्पेस मिशंस भेजते हैं, जैसे इंडिया ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिशंस लॉन्च किए। चंद्रयान 3 ने अगस्त 2023 में मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल लैंडिंग करके हिस्ट्री बना दी और इसी वजह से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे माना जाता है। आगे चलकर चंद्रयान 4 का भी प्लान है, जिसका एम मून से सॉइल और रॉक सैंपल्स लाना है। एस्टेरॉइड्स। अब चलो एस्टेरॉइड्स के बारे में समझते हैं। सूरज और प्लैनेट्स लगभग गोल शेप के होते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में कुछ छोटे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो रॉकी और इररेगुलर शेप के होते हैं। इन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड भी सूरज के अराउंड घूमते हैं और ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एक स्पेशल रीजन में घूमते हैं, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। इनका साइज बहुत अलग अलग होता है, कुछ सिर्फ 10 मीटर के होते हैं जबकि कुछ 500 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। कभी कभी एस्टेरॉइड्स अर्थ के काफी पास से भी गुजरते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इन पर हमेशा नजर रखते हैं। इस तरह एस्टेरॉइड्स भी हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और स्पेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कॉमेट। अब बात करते हैं
कॉमेट्स की। ये सोलर सिस्टम के आउटर रीजन से आने वाले स्पेशल विजिटर्स होते हैं। कॉमेट को पहचानना इजी होता है क्योंकि इनकी लंबी चमकती हुई टेल्स होती है। ये डस्ट, गैसेस, रॉक्स और आइस से बने होते हैं। जब कोई कॉमेट सूरज के पास आता है तो उसकी अंदर की फ्रोजन आइस इवेपोरेट होने लगती है और इसी से उसकी टेल बन जाती है। जैसे जैसे कॉमेट सूरज से दूर जाता है वो धीरे धीरे डिम हो जाता है और फिर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। बहुत से कॉमेट सूरज के अराउंड घूमते हैं और टाइम टाइम पर पास आते हैं, लेकिन कुछ कॉमेट सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल जाते हैं और कुछ टूटकर या तो सूरज या किसी प्लेनेट से टकरा जाते हैं। एक फेमस कॉमेट है हैलीज कॉमेट जो लगभग 76 साल में दिखाई देता है और लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। संस्कृत और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस में कॉमेट को धूमकेतु भी कहते हैं और पहले के लोग कॉमेट को बैड लक से जोड़ते थे, लेकिन आज साइंस हमें बताती है कि ये सिर्फ आइसी रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूरज के पास से गुजर रहे होते हैं। सूरज, 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, जहां सूरज सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है और बाकी सब उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी। अगर रात मूनलेस हो और तुम किसी डार्क जगह पर हो जहां लाइट्स ना हो तो आसमान में एक हल्की सी चमकती हुई लॉन्ग स्ट्रिप दिखती है जो नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई होती है। इसी रोशनी की पतली सी बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसे इंडिया में आकाश गंगा भी बोला जाता है। ये कोई बादल नहीं बल्कि करोड़ों और अरबों स्टार्स की मिलकर बनी हुई रोशनी है। असल में एक गैलेक्सी में बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं और हमारा सोलर सिस्टम भी इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मतलब हम जिस सूरज, अर्थ और प्लैनेट्स के साथ रहते हैं वो सब इसी बड़ी सी गैलेक्सी के अंदर है। जब आसमान बिल्कुल साफ और अंधेरा होता है तब मिल्की वे को देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस लगता है, जैसे पूरा यूनिवर्स एक ही फ्रेम में आ गया हो। दी यूनिवर्स। अब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से भी आगे देखते हैं यूनिवर्स की तरफ। मिल्की वे के बाहर भी स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जिन्हें साइंटिस्ट स्टडी करते हैं ताकि स्टार्स, गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स को समझ सके। अभी तक हमें ये पक्का पता नहीं चला कि यूनिवर्स में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च कर रहे हैं। ये वो प्लैनेट्स होते हैं जो दूसरे स्टार्स के अराउंड घूमते हैं। अभी तक लाइफ का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, लेकिन ये सर्च अभी भी चल रही है। हो सकता है फ्यूचर में हमें इसका जवाब मिल जाए। यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना ही मिस्टीरियस भी है और इसी मिस्ट्री की वजह से साइंस इतनी एक्साइटिंग लगती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो के लिए हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए गुड बाय।